इंसान कभी कभार जिन रिश्तों पर आंख बंद करके एतबार करते हैं, वही इस तरह हमारे एतबार की धज्जियां बखेरते हैं कि यकीन भी नहीं हो पाता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। मुझे बर्बाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा, जिसने बेशर्मी की सारी हद पार करते हुए मेरे साथ ही। मेरा नाम नीलम है। मेरा एक ही बड़ा भाई था जिसका नाम बिलाल था। भाई की उम्र तकरीबन 25 साल हो चुकी थी, लेकिन अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी। वो जब भी शादी की बात करता तो अम्मा इसे बुरी तरह से डांट देती और कहती कि अभी अपनी शादी के बारे में मत सोचा कर, तुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अम्मा की बात सुनकर भाई गुस्से में अपने कमरे में बंद हो जाता। आए दिन घर में ये झगड़ा होता रहता था और मैं खामोशी से ये सब तमाशा देखती थी। मुझे भाई से ही लगता था कि जिसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक शादी जैसी खुशी नहीं देख सका था। मगर अम्मा का कहना था कि अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तो फिर वो हमें छोड़कर बीवी का हो जाएगा। तेरा अब्बा जिंदा नहीं है। इस घर का खर्चा तेरा भाई चलाता है और फिर मुझे तेरी शादी भी तो करनी है। पहले अगर तेरे भाई की शादी करवा दी तो तू सारी जिंदगी इसी दहलीज पर बैठी रह जाएगी और अपनी भाभी की मुलाजमा बन जाएगी। अम्मा के दिल में ये खौफ कुंडली मारकर बैठा था कि अगर भाई की शादी हो गई तो वो हमारा नहीं रहेगा और हम माँ बेटी रुल जाएंगे। मैं अपने भाई से पूरे 8 साल छोटी थी और मेरी उम्र 18 साल की थी। गरीबी की वजह से मेरे रिश्ते नहीं आ रहे थे और यही वजह थी कि अम्मा बहुत परेशान थी। वो इसी इंतज़ार में थी कि पहले मेरा रिश्ता हो जाए, शादी हो जाए और फिर वो भाई के हाथ पीले करेंगी। लेकिन ना ही मेरा रिश्ता हो रहा था और ना ही भाई के हाथ पीले हो रहे थे। मैं तो लड़की थी, शर्मो हया के मारे मैंने कभी अपने जज्बात खुलकर किसी से बयान नहीं किए थे। लेकिन भाई, वो तो आए दिन लड़ाई झगड़ा करता और माँ से कहता कि छोटी के लिए कब तक मुझे भी बिठाकर रखेगी। मेरी शादी करवा दो, जब इसके नसीब में होगी तो इसकी भी शादी हो जाएगी। मगर अम्मा को ना भाई पर भरोसा था और ना ही आने वाली बहू पर। इसीलिए अम्मा ने हर बार साफ इनकार कर दिया और जब कभी भाई ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता तो अम्मा छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख देती। सारा किस्सा वहीं सफाचट हो जाता और आखिर में भाई अपने कमरे में बंद हो जाता। अम्मा इस किस्से को हमेशा अपनी जीत समझती और इसे लगता कि इस तरह उसने मेरे मुस्तकबिल को महफूज कर लिया है। अम्मा बहुत ही मासूम थी। वो समझ नहीं सकी थी कि ये सब करके इसने मुझे कितनी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। भाई के अंदर जज्बात लावे की सूरत इख्तियार कर चुके थे, जिन्हें एक ना एक दिन आतिश फिशां बनकर फटना ही था। अम्मा मेरे लिए तरह तरह के रिश्ते देखती और कई रिश्ते वालियों को तो अम्मा ने पैसे भी दे दिए थे ताकि मेरे लिए कोई आली शान घराने का रिश्ता आ जाए। लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था, या फिर शायद हमारे घर के छोटे से दरवाजे पर ही गरीबी ऐसे पहरे डालकर बैठी थी कि कोई अंदर आना ही पसंद नहीं करता था। इस तरह मैं 25 साल की हो गई और भाई 33 साल का। लेकिन ना ही मेरे हाथों में मेहंदी रची और ना ही भाई के सर पर सेहरे के फूल खिल सके। अब भाई ने शादी का जिक्र करना भी छोड़ दिया था। अलबत्ता भाई की हरकतें कुछ अजीबो गरीब सी हो चुकी थी। वो रातों को देर से घर आता, सुबह उठता तो इसकी आंखें सुर्ख होती और वो हम में से किसी से भी बात नहीं करता। भाई के अंदाज जब मुझे ज्यादा ही अजीब लगे तो मैंने अम्मा से कहा कि ये भाई को क्या हो गया है। अम्मा कहने लगी कि ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सब करके तेरा भाई जताना चाहता है कि हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। लेकिन मैं भी तुम दोनों की माँ हूँ, इतनी आसानी से इसके ड्रामों में नहीं आऊंगी। जब तक तेरी शादी नहीं होती इसका नंबर नहीं आएगा। अम्मा अब भी अपनी जिद पर कायम थी, जबकि मुझे लग रहा था कि भाई के साथ कुछ और ही मामला है। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भाई से सवाल जवाब करती। मुझे तो भाई क्या मुझे तो भाई के गुस्से से ही डर लगता था। वो हर वक्त बहुत सख्त लहजे में बात करते और कभी कभी तो नफरत से मुंह फेर लेते। मैं हर दुआ में यही मांगती कि हम दोनों बहन भाइयों की किस्मत बदल जाए और हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएं। और फिर एक दिन मेरी ये दुआ कबूल हो गई। मेरे लिए एक अच्छे घराने से रिश्ता आ गया। लड़के की उम्र ज़्यादा थी, लेकिन अच्छी खाती पीती फैमिली थी। इसलिए अम्मा को कोई एतराज़ ना हुआ और अम्मा ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि अब मेरा रिश्ता हो गया है तो मेरे भाई का रिश्ता भी जल्द ही हो जाएगा। अम्मा ने अब तक भाई की शादी ना करके इनकी कमाई से बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था
और इसी पैसे से काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी शादी भी करवा दी थी। मैं रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई थी। मेरा शौहर बिलाल बहुत ही अच्छा इंसान था। इसने खुशदिली से मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था और काफ़ी हद तक मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ गई थी। जब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ी तो मुझे यही फ़िक्र सताने लगी कि अब मुझे अपने भाई की शादी के लिए हाथ-पाँव मारने होंगे। मैंने अपने ससुराल के कुछ लोगों से भी कह दिया कि मेरे भाई के लिए लड़की तलाश कर दें। अम्मा खुद भी अब लड़कियों की तलाश में सरगर्म हो गई थीं। लेकिन किस्मत ने मौका ही ना दिया और एक दिन अचानक ही मेरी माँ बहुत बीमार हो गईं और मैं अपने मैके की कुछ देर के लिए माँ की खिदमत करने को चली गई। लेकिन मेरी माँ ने मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ दिया और मेरी दुनिया वीरान हो गई। मुझे तो यकीन ही नहीं आया था कि अम्मा अचानक ही इस दुनिया से चली गई हैं। भाई काम पर गया हुआ था। मैंने इसे फ़ोन करके बुलाया तो फ़ौरन से घर आ गया। अम्मा की तदफीन का इंतज़ाम हो चुका और घर सोगवार हो गया। धीरे धीरे सब लोग वापस चले गए और घर में सिर्फ मैं और भाई बच गए। अम्मा के इंतकाल पर भाई बिल्कुल खामोश था। ना ही मैंने इसे रोते हुए देखा था और ना ही बात करते हुए। सबके जाने के बाद जब मैंने भाई से बात करनी चाही, तब भी वो मुकम्मल तौर पर खामोश था। बिलाल चाहते थे कि मैं वापस अपने ससुराल चलूं, लेकिन मैं भाई को छोड़कर नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने बिलाल से कहा कि मैं कुछ दिन भाई के साथ ही रहना चाहती हूँ। घर में कोई औरत नहीं है, भाई का क्या होगा? मेरी बात सुनकर बिलाल सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे कि मैं तो तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अम्मा भी बड़े भाई के पास गई हुई हैं। अलबत्ता हम बिलाल को कुछ दिन अपने घर रख लेते हैं। जब तक कि इसकी शादी नहीं हो जाती, ये हमारे साथ रह सकता है। मुझे यकीन था कि मेरा भाई कभी इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा। लेकिन इस वक्त मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब बिलाल ने भाई से बात की और भाई फौरन इस बात के लिए तैयार हो गए। मेरे घर में मैं और बिलाल ही रहते थे। शायद इसी वजह से भाई को एतराज़ नहीं हुआ था। खैर, भाई अपना मुख्तसर सा सामान लेकर हमारे घर शिफ्ट हो गए। मैंने इनसे वादा किया था कि मैं जल्द ही इनकी किसी अच्छी जगह शादी करवा दूंगी और फिर वो अपने वापस घर में आकर आबाद हो सकेंगे। मेरी इस बात पर भी भाई बिल्कुल खामोश थे। पहले तो वो शादी के नाम पर उछलते थे, शादी के लिए अम्मा से झगड़ा करते थे, मगर अब इनकी ज़िंदगी में इस लफ्ज़ की कोई अहमियत बाकी नहीं रही थी। या फिर शायद अम्मा के चले जाने पर वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन थे। मैंने सोचा था कि कुछ दिन इन्हें अपने घर पर रखकर इनकी खिदमत करूंगी तो वो नॉर्मल हो जाएंगे और फिर मैं भाई को लेकर अपने घर चली आई थी। मैंने अपने बेडरूम के बराबर वाला कमरा ही भाई को दिया था। मैं पूरे 3 दिन बाद घर लौटी थी। घर बिखरा हुआ था। मैंने सफाई सुथराई का काम शुरू किया और फिर खाना बनाकर फारिग हुई तो मुझे भाई का ख्याल आ गया। मैं भाई को बुलाने के लिए इनके कमरे में गई तो वो लेटे हुए थे। मैं इनके पास ही बैठ गई। भाई ने अचानक ही मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अम्मा ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की। तुम्हारी शादी तो करवा दी, लेकिन मेरी शादी करवाए बगैर ही इस दुनिया से चली गई। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बस यही सोचकर मेहनत करते हुए गुजार दी कि एक ना एक दिन मेरी ज़िंदगी में भी खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन अब तो अम्मा भी इस दुनिया में नहीं रही। भाई का अंदाज बहुत ही अजीब था। इनकी नज़रें मेरे वजूद पर जमी हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत गौर से देख रहे हों। मैंने आज से पहले कभी भाई की ऐसी नज़रों को महसूस नहीं किया था, इसलिए गड़बड़ा गई और इन्हें ज़बरदस्ती खाने के लिए उठाकर डाइनिंग टेबल पर ले आई। भाई ने 2-4 लुकमे ही लिए और इसके बाद वो खामोशी से बैठे रहे। इनकी नज़रें मुझ पर और बिलाल पर जमी हुई थी। बिलाल खाने के दौरान सारे दिन की मसरूफियात के बारे में बात करते थे और अब भी वो बातों में ही मसरूफ थे। इनका ध्यान भाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार मेरी तवज्जो भाई पर जा रही थी। मुझे लग रहा था कि वो मेरे घर में आकर पुरसुकून नहीं है। इसीलिए तो मैं खुद अम्मा के घर में रुकना चाहती थी, लेकिन बिलाल की खातिर मुझे वापस आना पड़ा था। अब मुझे जल्द से जल्द भाई की शादी के लिए कुछ करना था और इस वक्त भी मैं यही सोच रही थी। रात हुई तो भाई अपने कमरे में चले गए और मैं और बिलाल भी सोने के लिए आकर लेट गए। मुझे गुमसुम सा देखकर बिलाल पूछने लगे, तुम्हें क्या परेशानी है? क्या अम्मा की याद आ रही है? मैंने बिलाल से कहा कि अम्मा को तो जाना था, वो चली गईं, लेकिन अब मुझे भाई की फिक्र है। इनकी उम्र हो गई है, अब इनकी शादी हो जानी चाहिए। मेरी बात सुनकर बिलाल कहने लगे कि मेरे ऑफिस में 1-2 लड़कियां हैं जिन्होंने अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करने की खातिर शादी नहीं की है। तुम कहो तो मैं बात करता हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने बिलाल से कहा कि ठीक है, आप भाई के रिश्ते के लिए बात करें।
फिर मैं खुद लड़की देखूंगी। बिलाल से बात करने के बाद मेरा दिल हल्का हो गया था। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और फिर बिलाल ने ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर मैं परेशान हो गई। वो कहने लगे कि मेरी अम्मा अब कुछ दिन हमारे घर गुजारेंगी। बड़े भाई के घर से वो वापस आ रही हैं। इस बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, क्योंकि अब घर में मेरा भाई भी रहता था और मुझे डर था कि कहीं मेरी सास कोई इस बात पर एतराज़ ना करे, क्योंकि ये बात मैंने इन्हें नहीं बताई थी। लेकिन ऐसा ही हुआ। मेरी सास को आए 2-3 दिन गुजरे। एक दिन नाश्ते पर उन्होंने ऐसी बात कही कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो कहने लगी कि आधी रात को तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में करने के लिए आता है क्या? मैंने चौंक कर अपनी सास को देखा और कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरे और बिलाल के कमरे में मेरा भाई क्यों आएगा, और वो भी आधी रात को? बिलाल भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे। वो भी हैरत से अपनी माँ को देखने लगे। मेरी सास ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, बहू, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा भाई आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में दाखिल होता है। यही तो मैं पूछ रही हूँ कि इसका वहाँ क्या काम है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरा भाई भी नाश्ते के लिए चला आया। उसने मेरी सास की बात सुन ली थी और वो एकदम ही नाराज़ हो गया और कहने लगा, आंटी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मेरा भला इन दोनों के कमरे में क्या काम है? मैं तो सारा दिन नौकरी करता हूँ और शाम को थका हारा आकर सो जाता हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ हो रही है तो मैं वापस चला जाता हूँ। भाई बिना नाश्ते के ही पलटने लगा तो मैंने फौरन रोक लिया और इससे माजरत करते हुए कहा कि अम्मा को कोई गलतफहमी हुई है। आप बैठकर नाश्ता करें, ऐसी कोई बात नहीं है। बिलाल ने भी भाई को रोका तो वो बैठकर नाश्ता करने लगे। अलबत्ता मेरी सास के चेहरे का रंग ज़रूर उतर गया था। कुछ देर बाद मेरा भाई ऑफिस चला गया और बिलाल भी निकल गए। मेरी सास मेरे पास आई और कहने लगी, बहू, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम्हारे भाई की हरकतें वाकई कुछ ठीक नहीं हैं। मैंने गुस्से में अपनी सास से कहा कि आप यहाँ हफ्ता 2 हफ्ते की मेहमान हैं। बेहतर होगा कि घर के मामलात में दखल अंदाजी ना करें और ख़ास कर मेरे भाई के हवाले से तो कोई बात ना ही करें। मेरी बात सुनकर सास को गुस्सा आ गया और वह कहने लगी कि एक ना एक दिन तुम्हें अपने इस रवैये पर पछताना पड़ेगा। और वो अपने कमरे में वापस चली गई थी और मैं इनकी बात पर हक्का बक्का रह गई थी। न जाने क्या वो कह रही थी और क्या जताना चाहती थी। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लगा कि वो मुझे धमकी देकर गई हैं। शाम को जब ये बात मैंने बिलाल को बताई तो वो कहने लगे, तुम परेशान ना हो। गर्मी की वजह से मैं अक्सर कमरा खुला छोड़ देता हूँ। अब हम कमरा लॉक करके सोया करेंगे। बिलाल की इस बात ने मेरा दिल बहुत दुखाया। मैंने बिलाल से कहा कि क्या आपको भी मेरे भाई पर शक है जो कमरा लॉक करने की बात कर रहे हैं? वो कहने लगे, ऐसी बात नहीं है। बस जब तक अम्मा यहाँ हैं हमें ख्याल रखना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ से खफा होकर जाएं। और फिर बिलाल ने कमरा लॉक करके सोना शुरू कर दिया। 1-2 दिन सुकून से गुजरे थे कि फिर मेरी सास ने एक नया शोशा छोड़ दिया। कहने लगी कि तुम्हारा भाई तुम्हें नशे की दवाएं देता है। पता नहीं वो तुमसे किस बात की दुश्मनी निकाल रहा है या फिर क्या चाहता है। मैं और बिलाल दोनों ही मेरी सास के कमरे में बैठे थे। इनकी बात सुनकर मेरा गुस्से से खून खौल उठा था। उन्होंने एक नया मसला खड़ा कर दिया था। मैंने बिलाल की तरफ देखा तो वो अम्मा से पूछने लगे कि ऐसा क्यों कह रही हैं? बिलाल तो बहुत अच्छा लड़का है और बेचारा अपनी माँ की मौत पर बहुत सदमे में है। हम लोग तो इसके लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं, जल्दी इसकी शादी कर देंगे। मेरी सास कहने लगी, मुझे तुम लोगों की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन बिलाल के तौर तरीके कुछ ठीक नहीं हैं। पहले वो आधी आधी रात को तुम दोनों के कमरे में जाता था और कल रात मैंने इसे खुद तुम दोनों के दूध में दवा मिलाते हुए देखा। सफ़ेद रंग का पाउडर था। मुझे तो पक्का यकीन है कि वो तुम दोनों को नशे की दवाइयाँ दे रहा है। अम्मा की बात सुनकर बिलाल ने अजीब सी नज़रों से मुझे देखा और कहने लगे, तुम्हारा भाई कर क्या रहा है? अम्मा झूठ तो नहीं कह सकती, यकीनन कोई बात ही होगी। बिलाल को अचानक ही अम्मा की बात पर यकीन आ गया था। मैंने बिलाल से कहा, कुछ तो होश करें। अगर उसने नशे की दवा दी होती तो हम दोनों होश में कैसे बैठे होते? यकीनन अम्मा को कोई गलत फहमी ही हुई होगी। मेरी सास कहने लगी, बहू, मैं बूढ़ी ज़रूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी पागल भी नहीं हूँ कि आंखों के सामने का मंजर ना देख सकूं। तुम दोनों को एहतियात करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसके साथ कोई मसला है। सास की बात सुनकर बिलाल एकदम गुस्से में उठे और भाई के कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं भी इनके पीछे पीछे दौड़ी।
वो भाई के सामने जाकर खड़े हो गए और कहने लगे कि तुमने रात को हमारे दूध में क्या मिलाया था। बिलाल की बात सुनकर भाई ने परेशान होकर बिलाल को देखा और कहने लगे कि मैं क्यों आपके दूध में कुछ मिलाऊंगा, आपको ये गलत फहमी क्यों हो गई है। बिलाल गुस्से में कहने लगे कि मेरी माँ ने मुझे बताया है और उन्होंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से ये हरकत करते देखा है। पहले तुम चोरी चुपके रात को हमारे कमरे में आए थे और अब हमारे दूध में कुछ मिलाकर हमें दे रहे हो। हम तो तुम्हारा भला सोचकर तुम्हें यहाँ लाए थे और तुम हमारे ही दुश्मन बन गए हो। बिलाल भाई ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगे, मैं अभी और इसी वक्त अपने घर जा रहा हूँ और आइंदा मुझे अपना भाई ना कहना। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी खुशी की खातिर अपनी खुशियाँ कुर्बान की और देख लो आज तुम्हारा शौहर मुझे कैसे बातें सुना रहा है। ये चाहता ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं, इसीलिए मुझे निकालने के लिए ये माँ बेटे इस तरह की बातें कर रहे हैं। भाई ने गुस्से में सामान समेटा तो मैं इन्हें रोकने की कोशिश करती रही, मगर बिलाल कहने लगे कि इसे जाने दो, अब इसका यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। मुझे बिलाल से इस रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी, इसीलिए मैंने गुस्से में कहा कि अगर मेरा भाई यहाँ नहीं रह सकता तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी। अगर आप मेरे भाई पर एतबार नहीं कर सकते तो मैं आप पर कैसे एतबार कर लूं। बिलाल गुस्से में कहने लगे, ठीक है, फिर तुम भी अपने भाई के साथ ही निकल जाओ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। जिस दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम्हें खुद होश आ जाएगा। बिलाल की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने भाई से कहा कि मैं भी आपके साथ ही चल रही हूँ और फिर अपना मुख्तसर सा सामान लेकर मैं अपने भाई के साथ मैके चली आई थी। मैं बिलाल से बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन मुझे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे। अपनी माँ की बातों में अगर वो ना सिर्फ अपनी माँ की बातों में आकर वो ना सिर्फ मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगाएंगे बल्कि इस तरह हमें जलील भी करेंगे। मैंने भाई से कहा कि मैं खुद आपकी शादी करवाऊंगी और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारिएगा, क्योंकि आप यही डिज़र्व करते हैं। अपने दुख को भुलाकर मैंने भाई के लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी थी। मैं सारा दिन घर के कामकाज करती और शाम को लड़कियां देखने के लिए निकल जाती और फिर काफ़ी दिनों बाद मुझे एक लड़की पसंद आ गई। वो बहुत ही अच्छी थी, थोड़ी उम्र वाली थी लेकिन खूबसूरत थी। जब मैंने भाई को इसके बारे में बताया तो भाई ने साफ इनकार कर दिया और ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। वो कहने लगे, अब शादी मैं नहीं करना चाहता। मैंने गुस्से में भाई से कहा कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। मैंने आपके लिए दिन रात एक करके लड़की तलाश की है और फिर आपकी खातिर मैंने अपना घर छोड़ दिया। आप शादी नहीं करेंगे तो सारी जिंदगी कैसे गुजारेंगे। भाई मुस्कुरा कर कहने लगा, मैं अकेला तो नहीं हूँ, अब तो तुम भी इस घर में मेरे साथ हो। हम दोनों मिलकर सारी जिंदगी गुजार सकते हैं। भाई की बात मेरे सर से गुजर गई। मैंने कहा, आप हमेशा शादी के लिए शोर डालते थे, अब जब लड़की मिल रही है तो क्या परेशानी है। भाई कहने लगे कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था इसकी शादी हो चुकी है। मैंने अम्मा से बहुत कहा था कि मेरा रिश्ता करवा दे, लेकिन अम्मा ना मानी और इस लड़की के घर वालों ने इसका कहीं और रिश्ता कर दिया। इस दिन के बाद से मैंने कभी दोबारा शादी की बात ही नहीं की और ना ही तुमसे कहा कि मेरे लिए लड़कियां तलाश करो। ये तो तुम थी जो मेरी शादी के लिए लड़कियां ढूंढने में लगी हुई हो, लेकिन मुझे तो शादी ही नहीं करनी। भाई की बात पर मैंने हैरत से पूछा, फिर आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मुझे तो लगा था कि बस कुछ दिनों की बात है, इसलिए मैं आपको अपने ससुराल ले गई थी। मेरी बात पर मेरे भाई ने ऐसी बात कही कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर इसलिए गया था ताकि तुम्हें बता सकूं कि जब मनपसंद चीज़ छिनती है तो कैसा महसूस होता है, कैसी तकलीफ होती है। तुम्हारी खातिर अम्मा ने मेरी शादी नहीं की और मुझसे मेरी मोहब्बत दूर कर दी और तुम्हें बिलाल के साथ रुखसत कर दिया। तुम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे और मेरे जज्बात और एहसासात के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अम्मा इस दुनिया से गई तो मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। तुमने मेरी जिम्मेदारी सिर्फ इतने ही वक्त तक निभाने की बात की जब तक मैं शादी ना कर लेता। मेरी खातिर तुम सारी ज़िंदगी अपना आप कुर्बान नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। बस इसीलिए मैंने सोच लिया कि अब मैं तुम्हें और बिलाल को एक साथ रहने नहीं दूंगा। तुम्हारी सास ने ठीक कहा था कि मैं दूध में तुम दोनों को दवा मिलाकर देता था, लेकिन वो दवा बे औलादी की थी। मैं चाहता था कि तुम दोनों को कभी औलाद ना हो और तुम दोनों भी सारी ज़िंदगी खुशियों के लिए तरस जाओ, लेकिन तुम्हारी सास ने मुझे देख लिया और मेरा काम आसान हो गया। हमेशा के लिए ही उन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया है।
अब तुम भी मेरे साथ तन्हाई की जिंदगी गुजारो ताकि तुम्हें भी एहसास हो कि मुझ पर कितना बड़ा जुल्म किया गया है। भाई की बात सुनकर तो मुझे लगा था कि मेरे अंदर जान ही नहीं रही। वो मुझ पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकते थे, जबकि मेरा तो कोई गुनाह भी नहीं था। मैं मानती थी कि अम्मा ने इनकी शादी नहीं की और इनकी बहुत सी ख्वाहिशों को मेरे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बान किया था, लेकिन ये अम्मा का फैसला था, मेरा नहीं। मेरे भाई ने तो मुझे बेऔलादी के लिए ना जाने कैसी दवाएं खिला दी थी, और ये सुनकर मुझे बहुत शर्म महसूस हुई थी कि वो रातों को मेरे कमरे में आकर हमें देखा करते थे। मैंने रोते हुए भाई से कहा कि एक भाई होकर आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वो कहने लगे कि मैं भी एक इंसान हूँ, जो मेरे साथ इतनी ज्यादती हुई है तो मैं कैसे किसी दूसरे को माफ कर सकता हूँ। मैंने अपना सामान उठाया और भाई को अलविदा कहकर वापस अपने ससुराल चली गई। मुझे देखकर बिलाल बहुत खुश हुए और मोहब्बत का इजहार करने लगे। मैंने बिलाल को अपने भाई की सच्चाई नहीं बताई और ना ही ये बताया कि वो दूध में हमें क्या मिलाकर पिला रहे थे। मुझे आए हुए अपने ससुराल में साल होने वाला है। मैंने दोबारा अपने भाई से कोई ताल्लुक नहीं रखा, लेकिन मुझे इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि अब तक मेरे घर औलाद नहीं हुई। मैंने और मेरे शौहर ने तरह तरह के इलाज करवा लिए हैं, लेकिन सब यही कहते हैं कि मेरे पास अब बच्चा नहीं हो सकता। कभी कभी माजी को पलट कर देखती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि मेरे भाई ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए अपने हाथों से मेरा घर उजाड़ दिया, मेरी गोद खाली कर दी, सिर्फ इसलिए कि इसे जिंदगी की सारी खुशियाँ नहीं मिल सकी। उसने मेरी खुशियों को आग लगा दी। क्या कोई भाई ऐसा भी कर सकता है? लेकिन कहीं न कहीं इसमें गलती मेरी माँ की है, जिसने बेटी का मुस्तकबिल महफूज करने की खातिर बेटे की खुशियों के बेटे की खुशियों का ख्याल नहीं किया।